साहब मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कल की गई टिप्पणियों के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय में कल सुनवाई थी चुनाव आयोग के कामकाज के तरीके को लेकर। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। उसी पर सुनवाई के दौरान कल जिस तरीके की टिप्पणियां 5 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा की गई, उसने हमें मजबूर किया आज ये कार्यक्रम करने को लेकर। हमारा आज का विषय है चुनाव आयोग सीईसी हो असरदार, शेषन जैसी दरकार। टीएन शेषन एक नाम जिसके जिक्र मात्र से ही एक अतीत का बड़ा अनुभव हमारे सामने से गुजरने लगता है। चुनाव आयोग देश में तब से ही अस्तित्व में आ गया था जब देश में संविधान लागू हुआ था। चुनाव आयोग की संस्था के तहत न जाने कितने ही चुनाव आयुक्त लगातार नियुक्त होते रहे, अपने काम को दक्षतापूर्वक अंजाम भी देते रहे, पर देश ने कभी जाना नहीं कि चुनाव आयुक्त के तौर पर कौन है। पहले चुनाव आयुक्त के संदर्भ में सुकुमार सेन हुआ करते थे। 8 साल से भी ज्यादा समय तक वह चुनाव आयुक्त के दायित्व का निर्वहन करते रहे। उनको केवल वह लोग जानते थे जो आईएएस, आईपीएस या राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा करते थे। उसमें सवाल मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, उनमें से एक सवाल यह आने की भी उम्मीद रहती थी कि पूछा जा सकता है कि देश का पहला चुनाव आयुक्त कौन था। इसके अलावा देश ने जानने में दिलचस्पी नहीं दी। पर जब 11 दिसंबर 1991 को तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार के द्वारा टीएन शेषन की नियुक्ति चुनाव आयुक्त के पद पर की और उसके बाद जिस तरीके से टीएन शेषन ने यह दिखाया देश को कि चुनाव आयुक्त नामक संस्था किस तरीके से काम करती है, चुनाव आयोग के मायने क्या है, चुनाव आयोग के अधिकार क्या है, चुनाव आयोग किस तरीके से इस देश के लोकतंत्र को बचाने में एक बेहतर भूमिका निभा सकता है, तो पूरे देश ने जाना कि अगर एक व्यक्ति चाह ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। यहां तक कर सकता है कि सरकार को विवश कर सकता है कि वो उस व्यक्ति को शक्तिहीन करने के लिए कोई भी उपक्रम करे। इसके तहत नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा नया संशोधन लाया गया। एक सदस्यीय चुनाव आयोग को त्रिसदस्यीय चुनाव आयोग में तब्दील किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में 2 चुनाव आयुक्त और नियुक्त किए जाने लगे और उस प्रक्रिया के तहत देश लगातार देख रहा है कि चुनाव आयोग नामक संस्था वक्त के साथ एक बार फिर किस दिशा में जा रही है। इसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताई है। सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि चुनाव आयुक्त के पद पर जिस तरीके की नियुक्ति प्रक्रिया है वह उस ईमानदारी के साथ दायित्व निर्वहन के अवसर उपलब्ध नहीं कराती है जो इस पद के संदर्भ में जरूरी है। और इसी के आधार पर सारा बवाल खड़ा हुआ है। तात्कालिक मामला चुनाव आयुक्त के पद पर पिछले 6 महीने से खाली पड़े पद के अचानक 24 घंटे में भरे जाने को लेकर है। अरुण जी के रूप में एक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के 24 घंटों के भीतर उनकी चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति हो गई। कोर्ट जानना चाहता है किस प्रक्रिया के तहत इसे अंजाम दिया गया। 4 सदस्यीय पैनल बना और उस 4 सदस्यीय पैनल के सबसे जूनियर अधिकारी को कैसे चुन लिया गया। राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा बीच में सिफारिश की गई थी कि इसके संदर्भ में एक समूह बने और समूह के माध्यम से नियुक्ति हो, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी उसकी चयन समिति का हिस्सा बने। इस प्रकार की प्रक्रिया को चाहा गया है। पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है कि कोई भी सरकार हो वो चुनाव आयुक्त के पद पर ऐसे व्यक्तियों को चाहती है जो उसके अनुसार काम करे, जबकि देश की जरूरत ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में है जो जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री से भी जवाब तलब कर सके। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयुक्त के संदर्भ में दी गई टिप्पणियों पर क्या कुछ अमल होगा, क्या वाकई देश को ये जरूरत है, या जो कुछ चला आ रहा है ठीक चला आ रहा है, इसमें छेड़छाड़ की जरूरत क्या है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर कुछ तथ्यपरक बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि राज्य अपने धर्म का पालन करे या ना करे, मगर हमें तो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह बात कही गई थी। यह बात व्यक्ति के संदर्भ में भी थी और संस्थाओं के संदर्भ में भी थी। तो अगर देश की सरकार के संदर्भ में दायित्व निर्वहन को लेकर कहीं कोई सवाल है तो वो सवाल बना रहे, उत्तर देने की कोशिश सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। हम सब उसमें मददगार बने और इस कार्यक्रम के माध्यम से समझने की कोशिश करें चुनाव आयोग के कामकाज के तरीके को और उसकी कार्यप्रणाली को। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिग्गज कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल जी भी खासतौर पर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। इस विषय का हिस्सा बनने के लिए विषय विशेषज्ञ के तौर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व निर्वाचन आयुक्त
सुशील त्रिवेदी जी भी हमारे साथ में हैं। और इन सबके बीच में संविधान विशेषज्ञ के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव देवेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सुशील त्रिवेदी जी से करते हैं और सुशील त्रिवेदी जी से समझने की कोशिश करते हैं कि एक दौर शेषन के संदर्भ में देखा गया। शेषन को सेवानिवृत्त हुए तकरीबन आज 22-24 साल हो गए, पर सर्वोच्च न्यायालय को उदाहरण देने के लिए जरूरत महसूस हुई तो टीएन शेषन की हुई। क्या यह अपने आप में ही इस संस्थान की नाकामी नहीं है? टीएन शेषन के बाद तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं, पर सर्वोच्च न्यायालय को शेषन याद आए। त्रिवेदी जी, आपकी टिप्पणी। हिमांशु जी, मुझे इस बात पे खुशी है कि आप इस मौके पर बात कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि मुझे टीएन शेषन के साथ काम करने का मौका मिला था जी। यानी भारत निर्वाचन आयोग से मेरा सबसे पहला स्थापना टीएन शेषन के समय हुआ, जब उन्होंने पहली बार, इसको गौर करें कि पहली बार उन्होंने हिंदुस्तान की निर्वाचन प्रक्रिया में ऑब्जर्वर जैसी संस्था का वहां पर आविर्भाव किया और उन्होंने किया कि एक राज्य में अगर चुनाव हो रहे हैं तो दूसरे राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वरिष्ठ इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी वहां जाके ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं। टीएन शेषन कहते हैं कि उनके द्वारा नियुक्त, मेरी जब पहली पोस्टिंग जोधपुर में हुई और ऑब्जर्वर में वहां चुनाव लड़ रहे थे श्रीमान अशोक गहलोत लोकसभा का, और केवल नाम सुनकर ही पूरी जगह खाली हो जाती थी। दूसरी बार मुझे तमिलनाडु में चुनाव का अवसर में मिला था, पुदुकोट्टई में, वहां भी दायर था। अर्थात भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में मैं जब ऑब्जर्वर रूप में जाता था तो वहां पे लगता था कि हाँ, पूरा भारत निर्वाचन आयोग आ गया है। उसके बाद मुझे राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में भारत निर्वाचन आयोग के कम से कम 4 मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ काम करने का मौका मिला। इसमें कोई शक नहीं कि सबके सब जितने भी निर्वाचन आयोग के साथ मैंने काम किया, 4 सीधे काम किया, उसके अलावा मेरे संबंध और भी निर्वाचन आयुक्तों से, ये सब के सब अपने स्तर पर अत्यंत निष्ठावान, अत्यंत सक्षम और अत्यंत योग्य व्यक्ति थे। ये बात अलग है कि धीरे धीरे ये इस संस्था का मान कम होता गया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा डाइग्रेशन माने। बात यह कि जिस तरीके से हमारे देश में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रति धारणा बदली है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसको कि स्टील फ्रेमवर्क कहा जाता था, उसको अब एल्युमिनियम का फ्रेमवर्क कहा जाने लगा। अर्थात ये हमारे आईएएस अधिकारियों के प्रति जो भावना बदली है। दूसरी बात कि हमारे राजनीतिक नेताओं के प्रति जो इस तरीके के लोकतांत्रिक संस्थाओं में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करते थे, हमारे राजनीतिक नेताओं चाहे किसी पक्ष के हों, उनके कार्यप्रणाली को लेकर भी जनता के मन में बात आई कि दोनों स्तर पर, एक तरफ तो हमारे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी के लोग जो कि निर्वाचन आयुक्त के रूप में या मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपॉइंट होते, या फिर दूसरी ओर हमारे ऐसे राजनेता जो देश के दिशा देने लगे हैं, उनके प्रति जो भावना है। और एक दूसरी बात आई कि एक इंडिपेंडेंट रूप से जो काम करने की बात आती। एक बड़ी बात ही हिमांशु जी, जितने भी आईएएस अधिकारी हैं जब वो सेवा में आते हैं तो शपथ लेते हैं संविधान की, लेकिन एक बात है कि संविधान के तहत अपने घोषणा पत्र से चुनकर आई सरकार के कार्य को वो अंजाम देते हैं। दो बातें, काम करेंगे संविधान के अनुसार, लेकिन अंजाम देंगे चुनी हुई सरकार के घोषणा पत्र को। किंतु जब आप निर्वाचन आयोग में आते हैं, निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपॉइंट हो, तब आपके सामने केवल और केवल संविधान रहता है, केवल वो परंपरा नहीं। मेरा अपना अनुभव यह है कि हमारे अधिकांश मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने इस धारणा से काम किया है और एक परंपरा, और ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया में इसका नाम है। आप मुझे थोड़ा सा अगर समय दे तो मैं एक इतिहास की ओर ले जाना चाहूंगा जी। जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने यह कहा था कि जो भी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हो, उसकी नियुक्ति की पुष्टि संसद के दोनों सदनों द्वारा, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में 2/3 बहुमत के द्वारा किया जाए। ये प्रस्ताव आया संविधान सभा में, संविधान निर्मात्री सभा में,
तब संविधान के जो निर्माता थे, आप जानते हैं कौन है, 2-3 लोगों ने ये कहा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए कि संसद किस तरीके के इसमें व्यू देगी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं किया जाए। एक दूसरी बात आई, ये जो बात 91 में आई, 90-91 में आई, और जब एक समिति बनी कि जिसके द्वारा कहा गया कि सुधार किया जाए संविधान, इसमें लोग निर्वाचन सुधार किया जाए, तब उसने सलाह दी, इसको सुनिए, तब सलाह दी उसने कि भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह लेकर और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करना चाहिए जी। इस बात पे ध्यान नहीं दिएगा, लेकिन 1991 में ही राज्यसभा में एक विधेयक लाया गया है संविधान संशोधन का जी। और उस विधेयक में किया गया कि राष्ट्रपति को सभापति के द्वारा और प्रतिपक्ष के नेता से सलाह कर नियुक्ति करना चाहिए। पर 93 में इस विधेयक को वापस ले लिया गया। अर्थात सन 90-91 में बात उठी थी कि इस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए कि नियुक्ति का मामला संविधान बनने के समय से लेकर संविधान में 93 तक की बात चलती रही। और आज भी बार बार ये बात उठती है कि जब हम मुख्य लोकपाल की नियुक्ति, जब हम सीबीआई की नियुक्ति, कुछ और नियुक्ति हम प्रतिपक्ष के नेता के साथ और भारत के मुख्य न्यायाधिपति की सलाह करके कर सकते हैं, तो फिर भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति इस तरीके से क्यों न हो जिसमें कि हम प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधिपति की सलाह। मैं बालेंद्र शुक्ला जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन सुशील त्रिवेदी जी, उससे पहले एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। समाधान निकलेगा कैसे? दोनों ही पक्ष तो एक दूसरे की चयन प्रक्रिया को लेकर नाराज हैं। सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है चुनाव आयुक्त के संदर्भ में वो ठीक नहीं है, टिप्पणियों से ऐसा महसूस होता है। और देश के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जिसमें वो ये बताने की चेष्टा करते हैं कि देश में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही है कोलिजियम के रूप में, वो ठीक नहीं है। दोनों को एक दूसरे के संदर्भ में आना ठीक नहीं लगता है। क्या कहते हैं इस पर, कुछ कहना चाहेंगे आप? हिमांशु बड़ी सिंपल सी बात है, जो मैंने कहा ना कि हमारे देश में इस तरीके से जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, तीनों संस्थाओं के बीच में जो समन्वय होना चाहिए, तीनों की अपनी स्वायत्त महत्ता है और तीनों का अपना कार्य करने का क्षेत्र है और इन तीनों को अलग अलग कार्य क्षेत्र करके संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। लेकिन अब जो भरोसा है, जो मैंने पहली बात कही कि हमारी जनता में एक तरफ हमारे राजनेताओं के प्रति जो एक भावना बदली है, उसके साथ साथ हमारे अधिकारियों के प्रति भावना बढ़ी है और कुछ भावना हमारे न्यायपालिका के प्रति बदली है। अर्थात पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है और जिस तरीके से लोकतंत्र की संस्थाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है, यह कार्य करने का ढंग जो है उसको लेकर जनता में एक विश्वास है और आपस में अविश्वास की भावना, आपस में अविश्वास है। मैं बालेंद्र शुक्ला जी के पास में थोड़ा दूसरा सवाल लेके आना चाहता हूँ और बालेंद्र जी से जानना चाहता हूं कि बतौर कांग्रेसी कितनी आत्मग्लानि से पीड़ित हैं इस समय। बालेंद्र जी, आप क्या किया आपने देश के साथ? एक टीएन शेषन से हलाकान हुई कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, संशोधन कर दिए, एक सदस्य निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कर दिए, बहुमत के आधार पर फैसले की मान्यता दे दिए और नतीजा ये रहा कि सरकार परस्त दिखने लगा निर्वाचन आयोग। सर्वोच्च न्यायालय की इसी को लेकर चिंता है। आज अपने आप को कितना बड़ा गुनहगार मान रहे हैं बालेंद्र जी आप इन हालात के लिए? आज जो भी स्थिति बनी है, मैं केवल कांग्रेस का पक्ष दल की बात के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सामान्य नागरिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ जी। ये चीज बड़ी स्पष्ट है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस देश के अंदर सरकार कैसी चले, आम जनता को हम राहत कैसे दे सके, इसके लिए विभिन्न संस्थाएं बनी, जिसमें हमारे 3 स्तंभ हमारे कहे जाते लोकतंत्र के। अब समय समय स्थिति बदलती गई। आज की तारीख में भी होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो इस देश की जनता चाहती है उसके अनुरूप सरकारें काम करें। तो सरकार का मतलब होता है तीनों संस्थाएं, और इसीलिए ऐसी संस्थाएं बनाई गई जो सीधे सीधे शासन के अधीन न हो, क्योंकि कई बार ऐसे प्रकरण आते हैं जिसमें एक आम आदमी या संस्थाएं शासन के प्रतिकूल अपना बात कहते हैं, करते हैं
और न्यायालय में भी जाते हैं। तो कई बार अपन ऐसे की प्रकरण देखते हैं जिसमें एक व्यक्ति सरकार के खिलाफ जाती है और न्यायालय उसके बारे में निर्णय करता है। आज भी हमको ऐसी संस्थाएं चाहिए जो इन सबसे परे हो, जो उनके अधीन न हो, या कम से कम सबसे मिलकर के किसी व्यक्ति को बनाया जाए। अभी क्या हुआ कि एक अधिकारी आज रिटायर किया गया और कल उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। ये अपने आप में प्रतीत होता है कि शासन ने कुछ पूर्व में निर्धारण कर रखा था कि हमको कौन सा व्यक्ति चाहिए जी। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो स्वतंत्र रूप से काम कर सके, जो शासन के खिलाफ भी कुछ बोल सके, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। तो आज जो निर्णय किया, कल जो निर्णय किया गया, वो इस बात का संकेत देता है कि सरकार ने पहले ही सोच रखा था कि किस व्यक्ति को हम इस पद पर बैठाएं जो उनके अनुरूप कार्य कर सके। जो सेशन के समय बात आई थी, वो बात, सेशन का नाम इसीलिए बार बार दिया जाता है कि उसके पहले कोई चुनाव आयुक्त को जानता नहीं था, इनकी क्या स्थिति कोई समझता नहीं था, लेकिन सेशन ने बता दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त क्या होता है और वो सरकार पर भी कैसे नियंत्रण कर सकता है। आज जो स्थिति बनी है, जो निर्णय शासन ने किया हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उससे पहले ही सोच रखा था कि हमें किसको करना है, और जिसको करना है वो 24 घंटे के अंदर भ्रमण कर दिया। तो ये संकेत देता है कि सरकार की मंशा क्या है। वो ये चाहता है कि ऐसा व्यक्ति बैठे जो सरकार के अनुरूप काम कर सके। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे संस्थाओं पे वो व्यक्ति बैठे जो इन सबसे हट के हो, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण ना हो। आज का शासन चाह रहा है कि इन संस्थाओं पर भी उनका नियंत्रण हो। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी तमाम संस्थाएं आज की तारीख में तो बालन जी, इसके लिए आप अपने आप को दोषी मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अपनी पार्टी को दोषी मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वर्तमान सरकार ने जो कुछ भी किया, इसके नियम, कायदे, कानून, प्रावधान, ये सब तो आपकी सरकार के दौर के ही बने ना। 1993 में जब नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व की सरकार थी, उसी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाएगी इसके संदर्भ में प्रावधान किए। आज मौजूदा सरकार उन्हीं प्रावधानों का उपयोग करते हुए काम कर रही है। तो आपको लग रहा है ठीक नहीं हो रहा, तो सबसे पहली शुरुआत इस बात से नहीं होगी कि आप ये माने कि हमारे स्तर पर कहीं ना कहीं गलती हुई, और उस गलती का फायदा अब वर्तमान सरकार उठा रही है। कोर्ट जो पहल कर रहा है, आप उसके साथ खड़े या उसके खिलाफ खड़े? मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा था, मैं कांग्रेस की तरफ से अपनी बातें नहीं रख रहा हूँ। ये सही है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ मैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि अभी तक कांग्रेस ने जो किया था सब ठीक किया था, सब अच्छा किया था। अगर हमने कहीं गलती की है तो आज की परिस्थिति देख लीजिए कि आज कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। कहीं ना कहीं आम जनता ने महसूस किया होगा कि कांग्रेस पार्टी ने वो नहीं किया जिसको आम जनता चाहती थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने सब अच्छे काम किए, सब भले काम किए, बीजेपी कभी सब गलत कर रही है। अरे बीजेपी भी अच्छे काम कर रही है, कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए थे। लेकिन आज जो आप चर्चा कर रहे हैं, फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूँ, मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ, और जो कुछ मैं देख रहा हूँ उससे ये महसूस होता है कि जो भी सरकार सत्ता में होती है वो इस प्रकार का प्रयास करती है कि जो इंडिपेंडेंट संस्था है उस पर भी अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसमें अगर कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा किया है तो गलती की है, और गलती की सजा भी भोग रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही, उसने इसको और खुले रूप में कर दिया। उन्होंने सीधे कर दिया कि आज रिटायर हो और कल तो को फला पद दे दिया जाएगा। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? बालन जी ये बात कह रहे हैं, बालन जी कह रहे हैं भाई मैं कांग्रेसी के नाते नहीं बोल रहा, देश का नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं। वो ये भी बोल दे रहा है कि कांग्रेस से गलती हुई, कांग्रेस ने गलती की तो उसकी सजा भी भुगत रही है, लेकिन भाजपा तो उसका मजा ले रही है। प्रेम प्रकाश पांडे जी मेरे साथ में हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी पूरे देश को ये बताते रहे, उनकी पार्टी ये बताती रही, देखो कांग्रेस ने कितने गुनाह किए हैं और उन गुनाहों को ठीक करने के लिए हमको मौका दीजिए। जनता ने मौका दे दिया, तो आप क्या कर रहे हैं पांडे जी, ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। थोड़ा रोशनी देंगे? चुनाव आयुक्त जैसे पदों को अपने रबर स्टाम्प के माध्यम से भरने का जो सिलसिला आपने शुरू किया है, क्या चाहते हैं? थोड़ा इसमें रोशनी मिले आपसे। भारत के संविधान में तीनों संस्थाओं को, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और आपकी जो विधायी है, इसके सबको अपने अधिकार और कर्तव्य एकदम पूरी तरह से सुनिश्चित है।
यही चुनाव आयोग अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसकी नियुक्ति के जो प्रक्रिया पूर्व से चली आ रही है उसी के तहत है। इसी नियुक्ति के प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त टीएन शेषन भी थे जी। तो टीएन शेषन यदि उस कार्य को कर सकते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे, चाहे वीएन राव थे, उन्होंने भी किया, बहुत सारे लोगों ने। और मैं नहीं समझता हूँ कि अभी एक महीने और पड़ा था, आलोक शुक्ला जब चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने भी एक अपनी स्टोरी लिखी थी कि किस तरीके से उन्होंने नक्सल क्षेत्र में जहाँ पे वोटिंग गलत करा दी गई थी, फिर जाके जांच की। तो संस्थाएं जो है और उसमें नियुक्त हुआ व्यक्ति किस तरीके से कार्य करता है, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके लिए भी जो गाइडलाइंस है, अभी तक जितने भी निर्वाचन हुए हैं भारत के 1951 से लेके आज तक, और जो उस पदों पर बैठे रहे हैं, अपने अपने उन निर्वाचन के जो कानून है, नियम है, उसके अंतर्गत उन्होंने कार्य किया। और अगर जिन्होंने भी उस निर्वाचन के कानूनों का, नियमों का, अधिकारों का, कर्तव्यों का पालन नहीं किया, उसके बाद जुडिशियरी में सारे लोगों को जाने की व्यवस्था भी है और लोग गए भी हैं, और वहां पर भी जो है न्याय मिला है, कुछ को नहीं मिला। तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रक्रियाओं पे जहां तक सवाल है, हर कालखंड में अपने अपने हिसाब से बदलता जाएगा। अभी त्रिवेदी जी बोल रहे थे कि इस समय के राजनेता उस समय के, देखिए उस समय तो अगर हम देखें तो 70 और 80 से 90 और 95 के बीच में बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में तो बूथ कैप्चरिंग और सारी चीजें होती थी। लेकिन अब तो बहुत सारी चीजों में इतने ज्यादा चुनाव आयोग के द्वारा सारे जो नियम कानून बनाए गए हैं और इतने प्रकार के ऑब्जर्वर्स हैं, तो रोज सुधार हो रहा है। और रोज सुधार करने के कारण जो भी नियम बन रहे हैं, जो भी उसके कोड ऑफ कंडक्ट बन रहे हैं, उससे उन लोग अपने अपना करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बहस भी जो हो रही है वो इसलिए कि चुनाव सुधार में और क्या क्या किया जाना चाहिए। अगर लगे सामयिक हो तो बिल्कुल कोई भी सुझाव जो है किया जा सकता है। थोड़ी ईमानदार बात कीजिए ना, आप थोड़ी सच्ची बात कीजिए। पहचान रही है आपकी, कहां गोल गोल घुमा रहे हैं हम लोगों को आज यहां बैठ के। आपसे सीधा सवाल है, टीएन शेषन के दौर में एक सदस्यीय चुनाव आयोग को त्रिसदस्यीय किया गया था। क्या चुनाव आयोग का कामकाज बेहतर करने की दृष्टि से था या उस समय के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पर कतरने की दृष्टि से था? पहला सवाल, इसका उत्तर चाहिए। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, एक निष्पक्ष कार्यप्रणाली की अपेक्षा है, मांग हो रही है, दलील दी जा रही है कि इसके निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। सरकार की केवल मनमर्जी नहीं बल्कि एक पारदर्शी तरीके से बाकी जिम्मेदार लोगों को भी इसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी उसका हिस्सा बने। क्या कहते हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी, लोकतंत्र के हिमायती, इस मुद्दे पर? दोनों विषयों पर जरा टिप्पणी दीजिए ना। पहली बात जो आपने कहा कि टीएन शेषन के समय जो बनाया गया जी, बनाने वाले की मंशा क्या रही, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दिखाया गया वो तो यही था कि 2 सदस्य और जोड़े जाएंगे तो 3 सदस्य होंगे तो कार्य और बेहतर होगा। अपने यहाँ जुडिशियरी में भी सिंगल बेंच से लेकर के 9 बेंचेस तक की कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेंचेस बनाई जाती है, और इसका मतलब ये है कि और बेहतर होगा। तो भाव तो बेहतर का रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। आज की नहीं था बनाने वाला जाने, लेकिन आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आज भी जो लोग बनाए जा रहे हैं वो अपने कार्यों का संपादन उन नियम कायदों के तहत करेगा। दूसरी बात कि लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष हो, ये हो, अगर ऐसा सब लोगों की इच्छाएं हैं तो होने में भी कोई बुराई नहीं। उनमें भी जो व्यवस्थाएं निकल के आती है, अल्टीमेटली जो व्यक्ति इन आयोग के पदों पर बैठाया भले किसी के द्वारा जाता हो,
लेकिन बैठने के बाद तो उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अपना पूरा अधिकार है और दायित्व है। अगर वो बैठ रहा है तो कार्य भी जब करने की अवस्था आएगी, अगर उस व्यक्ति के अंदर वो कार्य करने का भाव नहीं होगा कि मैं अपने हिसाब से ही करूं, तो आखिर मैंने पहले उदाहरण दिया कि पीएम सेशन को भी किसी सरकार ने ही बिठाया था। माफ कीजिए प्रेम प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि अगर बदलना है तो बदल दिया जाए, पर आपकी पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसकी तरफ से तो कोर्ट में दलील ये नहीं दी जा रही। कोर्ट में तो अटॉर्नी जनरल वेंकट मणि स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, जो है एकदम ठीक है, इसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। तो आपकी मनोदशा में और सरकार की मनोदशा में अंतर है, क्या कहते हैं? कि हमने यही कहा कि चुनाव सुधार पर अभी बहस जारी, अब क्या होगा नहीं होगा, आज जरूरत है और नहीं है कि जहां तक आज की बात है तो आज तो नहीं है, अगर बना दिया गया है तो आज जरूरत नहीं है, आगे अगर जरूरत होगी तो कभी भी कोई भी चीजें परिवर्तन होती आ रही है। बहुत से चीजों में परिवर्तन होता है, जैसे 1 से 3 हुआ वो भी परिवर्तन था, आगे और भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सरकार ने वहां पे रखा है, वो सरकार का अपना दृष्टिकोण है। क्या है सरकार की मंशा देवेंद्र वर्मा जी? संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की है या संवैधानिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में रखने की है? चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम करे, सरकार की मंशा के अनुसार करे, सरकार के मिजाज के अनुसार करे। इन कोशिशों को धक्का लगने की उम्मीद है अगर नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ और लोग हिस्सेदार हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है जी। एक बार नियुक्ति करने के बाद में वो सरकार से कोई व्यक्ति प्रभावित होगा कि नहीं होगा, ये तो जो व्यक्ति नियुक्त होता है उसके व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है जी। स्वतंत्रता के बाद में जब से ये निर्वाचन आयोग का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जी, उस संविधान में ये लिखा हुआ है कि निर्वाचन आयोग एक सदस्य होगा या बहुसदस्यीय होगा, उसमें और भी सदस्य हो सकते हैं जी, लेकिन 89 तक केवल एक सदस्य ही निर्वाचन आयोग रहा जी। और वही निर्वाचन आयुक्त कहलाता रहा। 89 में एक बार संशोधन करके जब सेशन ने अपना निर्वाचन आयोग क्या होता है, निर्वाचन आयोग के अधिकार क्या होते हैं, ये जब उसने अपनी एक पहचान स्थापित करी तो शायद ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि एक आदमी से गलती हो सकती है। सेशन ने बहुत अच्छा निर्वाचन करवाया, सब जगह ठीक किया, काम किया, ये उसकी एफिशिएंसी के ऊपर था। लेकिन मान लो बाद में सेशन के बाद में कोई दूसरा एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग रहता और वो भी यदि इसी प्रकार से करता तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं चूक हो सकती थी। इसलिए बहुत अच्छी मंशा से संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही 2 सदस्य और नियुक्त किए गए। अभी तो उसमें और भी नियुक्त किए जा सकते हैं, वो 5 सदस्य भी बनाया जा सकता है, 7 सदस्य भी बनाया जा सकता है। इसका कोई प्रावधान, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है संविधान के अंतर्गत जी। संविधान में लिखा हुआ है कि वो एक सदस्य होगा या उसमें और भी सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे जी। तो 3 सदस्य बना दिया गया, 2 सदस्य और नियुक्त कर दिए, फिर 2 सदस्य नियुक्त कर दिए। उसमें भी फिर एक डेवलपमेंट हुआ कि उन 2 सदस्यों को फिर से हटा दिया गया और वापस एक सदस्य कर दिया गया 89 के बाद में। और फिर जब फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी इसके संबंध में कि ये 3 सदस्य को वापस एक सदस्य कर दिया, तब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से वापस इसको 3 सदस्य बनाया गया। वो 93 में बनाया गया और तब से ये 3 सदस्य है। अब ये 3 सदस्य है तो कंसल्टेशन के साथ में सारे निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि निर्वाचन आयोग का कार्य तो बहुत निष्पक्ष तरीके से आरंभ से ही चल रहा है। कितने सुधार, कितने चुनाव सुधार हुए हैं, कितने निर्देश हुए हैं, जैसा कि संविधान में प्रावधान है, इसका निर्देशन का और इसके संचालन का अधिकार पूरा निर्वाचन आयोग को है, उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं है। तो इतना होने के बाद में दिन प्रतिदिन प्रत्येक इलेक्शन के बाद में कुछ ना कुछ सुधार होते हैं और अगला इलेक्शन थोड़ी अच्छी तरीके से होता है। अब इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने बड़े राष्ट्र में ये चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की टिप्पणियां तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को जब सेवानिवृत्ति के बाद में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, तब तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लिया और राज्यसभा के सदस्य बन गए। यदि इतनी निष्पक्षता, सुप्रीम कोर्ट इतनी निष्पक्षता चाहती है तो सबसे पहले आरंभ तो वहीं से होना चाहिए जी। रंजन गोगोई को मना करना चाहिए था कि नहीं, मैं नहीं हो सकता क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका हूं
और जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं वो सब रंजन गोगोई के, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो उसके पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, रंजन गोगोई की अध्यक्षता की बेंच ने ही ये सारे निर्णय किए हैं। तो अब लगने लगा सुप्रीम कोर्ट को भी कि शायद ये प्रभावित करने, ऐसा उनको संदेह हुआ। जी एक देखा जाता है, एक सर्वे किया जाता है कि भाई किसको नियुक्त किया जा सकता है इस पद के ऊपर, और जब ये सरकार तय कर लेती है कि हाँ इसको नियुक्त किया जाना है, तो वो प्रक्रिया तो 1 दिन या 2 दिन में ही पूरी होती है। जी उसके लिए तो 6 महीने का समय नहीं लगता कि वो पहले कोई नोटिस देगा। अब यदि अरुण गोयल को सरकार ने ये उपयुक्त पाया कि अरुण गोयल उसकी पूरी उसका पूरा प्रोफाइल देख के जी निर्वाचन आयोग की सेवानिवृत्ति पर 2025 में बनेगा। जी 2025 तक तो जो वर्तमान में है वही है। तो जी किसी प्रकार से वो प्रभावित करने के लिए उसको नियुक्त किया गया है, ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती। तो ये अच्छा तो नहीं, देवेंद्र ये वर्मा तो जी, मैं तो सीधे मुद्दे पर आता हूं। मसला क्या है? मसला है नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर। नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया है कि सरकार जिसे चाहे उसको निर्वाचन आयोग से नियुक्त कर सकती है। मांग इस बात को लेकर हो रही है कि सरकार का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण पद पर, ऐसे संवैधानिक पद पर नियुक्ति के संदर्भ में अन्य जिम्मेदार लोगों को हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए। आपसे सीधे तौर पर जानना है, मांग गलत है, अनुचित है, यह अपेक्षा गलत है, इसके संदर्भ में क्या कहते हैं देवेंद्र वर्मा? नहीं, अपेक्षा कोई गलत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये परिपक्व हो रहा है सिस्टम, निश्चित तौर पर उसमें सुधार होते हैं। और यदि ऐसा लगता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संबंध में भी पहले तो सरकार ही करती थी, और अभी भी कोई लॉ नहीं बना है वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस या हाई कोर्ट जजेस के नियुक्ति के संबंध में कोई लॉ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही कॉलेजियम सिस्टम बना है, और उसमें जो कॉन्करेंस है वो कंपलसरी कर दी गई है। तो ऐसे ही यदि निर्वाचन आयोग में भी यदि ऐसा लगता है, क्योंकि अब ये बहुत जनता बहुत जागृत हो गई है, प्रत्येक बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, उसमें सुधार की मांग करती है, और इसीलिए ये पिटीशन भी दायर हुई है कि 4-6 महीने से ये पद खाली पड़ा हुआ और सरकार ने इसको भरा नहीं, और इसमें सुधार होना चाहिए, सरकार का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और पूरे तर्क और पूरे तर्कों को सुनने के बाद में यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, इसको बहुसदस्यीय बनाना चाहिए, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को कुछ और पारदर्शी बनाना चाहिए, तो यदि ऐसा करे तो मेरे ख्याल से वो प्रजातंत्र के लिए बेहतर ही होगा। प्रजातंत्र के लिए बेहतर कैसे होगा? सवाल इस बात का है। मुझे जाना तो सुशील त्रिवेदी के पास है, लेकिन मैं जाना चाहता हूं बालेंदु शुक्ल जी के पास। क्या इस देश में अब नीतिगत फैसलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के ही मोहताज रहें? देश के लिए क्या बेहतर है, देश के में लोकतंत्र के लिए क्या बेहतर है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे तो हम क्रियान्वित करेंगे। कानून बनाने का काम तो संविधान के अंतर्गत संसद के हिस्से में आया था। संसद पारदर्शिता के संदर्भ में ये जवाबदेही निभाने के लिए तैयार नहीं बालेंदु जी। इसको लेकर कोई टिप्पणी करेंगे आप? देवेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो कर लेंगे, जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस संदर्भ में एक पारदर्शी व्यवस्था होने की जरूरत है? आप सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में तो लोगों को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, और निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो निर्वाचन आयुक्त हैं उसमें सरकार चाहती है कि सब कुछ वही तय कर दे, जिसकी मर्जी हो वही बनता रहे। क्या कहते हैं? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी निष्पक्ष आदमी अपने पार्टी के हिसाब से बात न करके संवैधानिक बात करे, आम जनता की बात करे, व्यवस्था की बात करे, तो स्वाभाविक है जब ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनकी निगाह इस देश के संचालन में करती है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संस्थाएं बनती हैं, उन पे एक तरफा निर्णय नहीं होना चाहिए। जब भी चुनाव होते हैं, कोई दो आदमियों के दम पर जिसकी संख्या ज्यादा लोकसभा के अंदर, उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन विपक्ष भी होता है जी। विपक्ष को भी इस देश की जनता अपना वोट देती है, उनके पक्ष में अपना वोट देती है। सरकार बनने के बाद में विपक्ष की भूमिका क्या रहती है जी। तो जब ऐसी संस्थाओं में कोई नियुक्ति होना है तो उसमें अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते, विपक्ष के लोग होते, तब जाकर के वो सही निर्णय हो पाएगा। केवल सरकार निर्णय करे
ये कतई देश के लिए उचित नहीं ये है। देश के लिए उचित नहीं है। मैं बालेंद्र जी की बात से इत्तेफाक रखते हुए अपनी चर्चा का हिस्सा बनाना चाहता हूं देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी रावत जी से सीधे तौर पर ही समझने की कोशिश करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को लेकर। सर्वोच्च न्यायालय नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर नाखुश है। उसका मानना है कि हमें सीसी के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति खोजना चाहिए। वर्तमान जो नियुक्ति प्रक्रिया उसमें सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं खोजा जाता रावत साहब? ये कोई कह नहीं सकता क्योंकि बड़ा सब्जेक्टिव इशू है बड़ा अच्छा व्यक्ति, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही 2017 में कानून न बनाए जाने के कारण हियरिंग में ये कहा था जी कि यद्यपि संसद ने 67 साल बीत जाने के बाद भी इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कानून नहीं बनाया है, लेकिन हमें संतोष है कि अभी तक अपॉइंट किए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और कमिश्नर्स ने समय पर फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन सतत रूप से डिलीवर किए हैं। जी ये ऑब्जर्वेशन था जी और सारे मीडिया में छपा था उस समय। जी तो इससे साफ ये लगता है कि जब रिजल्टेंट अच्छा है और रिजल्टेंट सारी पॉलिटिकल पार्टीज तुरंत एक्सेप्ट करती हैं। जी हमारे देश में चुनाव में भले ही कितनी भी धींगा मुश्ती हो, कितना भी आलोचना प्रत्यालोचना हो, लेकिन चुनाव के परिणाम को वो बिल्कुल शिरोधार्य करती हैं। जबकि कई डेमोक्रेसीज में आपने देखा होगा, इवन सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो अमेरिका मानी जाती है, जी वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल को स्टॉर्म कर लिया था हारने के बाद। जी दूसरे देशों में तो सिविल वार की स्थिति आ जाती है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। जी हमारे यहाँ ब्लडलेस ट्रांसफर ऑफ पावर इलेक्शन रिजल्ट्स के आधार पर तुरंत हो जाता है, जी बिना किसी चूं चपड़ के। जी तो इससे साफ है कि जो भी प्रक्रिया आजकल अपनाई जा रही है वो ठीक है, उसके जो परिणाम है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो माननीय न्यायालय ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं जी उसके बारे में सोचा जाना चाहिए, लेकिन वो निर्णय न न्यायालय को करना चाहिए न हमें करना चाहिए। वो पार्लियामेंट जो सोवरेन है, जी पार्लियामेंट में सारी पार्टियां रिप्रेजेंटेड हैं, जी उनको तय करना है कि ये किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, वो उनको तय करना चाहिए। हाँ, तो बहुत जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं रावत साहब, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया कि 67 साल में नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, ये सवाल आपके जहन में नहीं आया? और अगर सवाल जहन में आया तो इसका कोई उत्तर भी तो आपके जहन में आया होगा। क्यों नहीं देश ने अभी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में एक विस्तृत तरीके से रूपरेखा नहीं बनाई, कैसे अपॉइंट होंगे? चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और उनके निर्णयों के बारे में भरोसा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस तरह के पदों पर नियुक्तियां जो हैं, तरह तरह के एक दूसरे की बैक बाइटिंग, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, एक दूसरे की जांचें शुरू करवाना, इससे भरी पड़ी रहती हैं। तरह तरह के दावे प्रति दावे होने लगते हैं, बहुत सी चीजें होने लगती हैं। तो जो अपने चुने हुए प्रतिनिधि और संसद है जो निर्णय कर रही है, जैसे भी कर रही है, उसको हमें मानना चाहिए। नहीं, मानना चाहिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन आप देखें कि सीबीआई के डायरेक्टर तक की नियुक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो नेता प्रतिपक्ष को भूमिका दी गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि उससे तो ज्यादा महत्वपूर्ण पद है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, एक संवैधानिक पद है, इसके संदर्भ में ज्यादा बेहतर और ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था वाकई बननी चाहिए? या आपको लगता है जैसा चला रहा है उसमें क्या खराबी है? इसका कोई एविडेंस नहीं है कि जो इस तरह की कमेटियों के द्वारा, कानून के द्वारा सिलेक्ट होते हैं, उनमें कोई ब्लैक शीप नहीं सिलेक्ट होता है अभी तक। जी, उदाहरण भरे पड़े हैं। जी, तो इसलिए साफ दिख रहा है कि दोनों प्रक्रियाओं में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जी। तो ओपी रावत साहब को लगता है कि जो चला आ रहा है वो ठीक ही चला रहा है। रावत साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं सुशील त्रिवेदी जी आपके पास आना चाहता हूं। कई जगहों पर राज्यों में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए किए जाते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। इनके संदर्भ में क्या प्रक्रिया रहती है? सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर देती है, या यहां पर नेता प्रतिपक्ष और बाकी लोगों की कोई भूमिका रहती है? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं रहती है। मैं खुद ही नियुक्त हुआ था छत्तीसगढ़ में, और अभी मेरे बाद भी लगातार राज्य सरकार के द्वारा, अर्थात सीधा मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्ताव किया जाता है और राज्यपाल उसके आधार पर नियुक्ति कर देते हैं। पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, हिमांशु जी मुझे इजाजत दें जी, कि सन 2004 से जी भारत के निर्वाचन आयोग ने
देश के निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए 24 प्रस्ताव भेजे हुए हैं, 24 2004 से, और लेकिन उनको मंजूर नहीं किया सरकार ने। इतनी सरकारें, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें आई और गई। दूसरी बड़ी बात, भारत निर्वाचन आयोग यह चाहता है कि राजनीतिक दल की कार्यप्रणाली भी सूचना के अधिकार के कानून के अंतर्गत आए, अर्थात उनकी कार्यप्रणाली भी इसके अंतर्गत आए। और इसके लिए बार बार कोर्ट का भी निर्देश है, भारत निर्वाचन आयोग का भी निर्देश है, पर कोई भी सरकार राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को, कि उनका आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार का है, वो किस प्रकार से अपने कैंडिडेट चुनते हैं, किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन आदि करते हैं, तो कोई भी सरकार राजनीतिक दलों को इस प्रकार की सूचना के अधिकार के अंतर्गत को पारदर्शी नहीं बनाना चाहता। इसी तरीके से कोर्ट के निर्देशों पर और स्वयं भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे प्रस्ताव दिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, उसकी यह मंशा रहती है कि हाँ, जितना हम अपनी चीजों को अपारदर्शी रखें उतना अपारदर्शी रखें। तो सुशील त्रिवेदी जी कहना ये चाहते हैं कि सब फालतू की बात कर रहे हैं, सब इन संस्थाओं को अपने अनुसार संचालित करना चाहते हैं। जब सत्ता में रहते हो तो चाहते हैं ये संस्था उनके अनुसार काम करें, और जब विपक्ष में रहते हैं तो पारदर्शिता की संदर्भ में हिमायत करने लगते हैं। मैं आना चाहता हूं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास, लेकिन उससे पहले बालेंदु शुक्ल जी से एक सवाल करना चाहता हूं इस चर्चा के अंतर्गत, और उनसे जो मैं सवाल करना चाहता हूं वो इस संदर्भ में है कि ओपी रावत साहब कह रहे हैं कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, हमारी जितनी विश्वसनीयता है उतनी तो दुनिया के अन्य देशों के संदर्भ में नहीं है, तो बदलाव की जरूरत क्या है? इसके संदर्भ में बालेंदु जी कुछ कहेंगे आप? बदलाव की जरूरत है। जब हमारा संविधान बना तो बहुत अच्छे सोच समझ के संविधान बनाया गया जी। उसके अंतर्गत पिछले 75 सालों के अंदर संशोधन नहीं हुए जी, क्योंकि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो स्थितियां बनी उनको देखते हुए संशोधन किए जाते हैं और किए जाना चाहिए जी। आज की तारीख में ये चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि इस बार जो मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचित किया, जिसको मनोनीत किया गया, वो एक शासकीय अधिकारी थे। उनको समय से पूर्व उनका इस्तीफा ले लिया गया और 24 घंटे के अंदर उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। ये प्रक्रिया अपने आप में बताती है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर गड़बड़ी है, सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं हुआ। और दूसरी चीज कि लोकतंत्र में शासन अपनी जगह है, लेकिन विरोधी दल की भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उनको भी इस देश की जनता ने मत दिया है। तमाम सांसद विधायक चुने गए हैं, जो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तो उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं तो मैं इस बात से पूर्ण रूप से चाहूंगा कि इसमें पारदर्शिता तभी हो जब विरोधी दलों का भी इसमें समावेश हो। इसमें समावेश हो। बालेंदु शुक्ल जी ये दलील दे रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि प्रेम प्रकाश पांडे जी कोई अलग धारा पे है। प्रेम प्रकाश पांडे जी जब विधानसभा अध्यक्ष होते थे तो विपक्ष पांडे जी से बड़ा खुश रहता था, पांडे जी की न्यायप्रियता के बड़े मुरीद रहते थे। तो पांडे जी अब क्या हो गया? अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा, क्या छोड़ा आपने? उस पारदर्शिता के संदर्भ में, उस न्यायप्रियता के संदर्भ में आपका आग्रह कहीं कमतर हो गया क्या? क्यों नहीं चाहते आप इस नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष को भी शामिल किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए? इस मुहिम का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते प्रेम प्रकाश जी आप? मैंने ये कहा कि देखिए, जैसा अभी ओपी रावत जी ने जी बड़े अच्छे से बहुत सारी बातों को रखा जी। बालेंदु जी उन्होंने पहले कहा कि मैं कांग्रेस के लिए भी बोल रहा हूँ जी, लेकिन बोल उसी टाइप से रहे जी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष नामक संस्था अगर कभी लाई गई लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में तो ये 1977 के बाद आया जी। और इस समय कांग्रेस ने नहीं किया था। और नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष को लोकतंत्र में उसका एक सहभागी के रूप में, सहयोगी के रूप में इतना कार्य गैर कांग्रेसी सरकारों ने किया, उसका कांग्रेस ने तो कभी नहीं किया था। लेकिन वो परंपरा चलती आई। आगे जाकर के बहुत सारे राज्यों में ये भी रहा कि उपाध्यक्ष जो होगा लोकसभा का वो विपक्ष का होगा, लेकिन बहुत से राज्यों में चला और बहुत से राज्यों में नहीं भी चल रहा। लेकिन ये परंपराओं की बात है।
अब रही बात, जैसे देवेंद्र वर्मा जी ने भी कहा कि गोगोई का तो उल्लेख हो जा रहा है, गोगोई जी का अभी आया, राम मंदिर के निर्माण के समय से तो गोगोई के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन इसके पहले रंगनाथ मिश्रा जी भी जस्टिस थे, वो राज्यसभा के मेंबर बने। आपके चुनाव आयुक्त जिल साहब थे जो जस्टिस थे, और वो भी बाद में जाकर के आपके राज्यसभा के मेंबर बने। तो इससे पहले भी उदाहरण होते रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज जो नियुक्ति हुई है, आज ही सुप्रीम कोर्ट, आप ही के न्यूज चैनल में मैंने देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में ये कहा कि जो गोयल साहब नियुक्ति है उनकी कॉम्पिटेंसी पे कोई प्रश्न नहीं है जी, प्रश्न प्रक्रिया पर वो उतारे। तो जब कॉम्पिटेंसी की जहां तक बात है तो ही इज ए कॉम्पिटेंट, वो खुद सुप्रीम कोर्ट मान रही है। तो अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे जाके क्या होगा और नहीं होगा उसकी बात नहीं। और जहां तक नियुक्ति का सवाल है, किसी को भी नियुक्त करने का अधिकार किसी न किसी विधान नियम के तहत जो बनाया गया होता है जी। लेकिन नियुक्त किया गया व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन किस तरीके से करता है वह उसके व्यक्तिगत कार्यशैली और व्यक्तित्व पर ही आधारित रहेगा जी। हमेशा से देखिए, निर्वाचन के माध्यम से आज आप देखिए, कहने पर लगेगा आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। इस 8 साल में ही ऐसा लग रहा है कि दुनिया को उन्होंने नाप दिया है, कोई बचा ही नहीं है। तो अब आप बोलेंगे कि भाई उनका व्यक्तित्व और कार्यशैली, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री, ये सारा सिस्टम तो पहले से बना है। जो इलेक्ट्रॉल है, जो बहुमत से जीतता है, जो बनाता है, आखिर संसद की भी जब सार्वभौमिकता की बात राउत साहब कह रहे थे, संसद में भी विचार विमर्श होगा, उसमें भी कोई अगर कानून और रेगुलेशन पास होगा तो बहुमत से ही होगा। तो आज भी बहुमत से निर्वाचित सरकार के द्वारा हो रहा है, इसलिए चर्चा होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सुधार पे सुधार, समयानुकूल लोकतंत्र में यही एक लोकतंत्र की बात है कि असहमति से सहमति की ओर जाने की प्रक्रिया ही संसदीय लोकतंत्र का मूल है। ये नहीं ना, हम तो केवल इतना जानना चाहते हैं कि आप जो सम्माननीय विधायिका का हिस्सा रहते हैं, आप अपने दायित्व निर्वहन के संदर्भ में इतने ईमानदार क्यों नहीं रहते? अब हर काम हमें न्यायपालिका के माध्यम से कराने की नौबत क्यों आन पड़ती है? सवाल इसलिए है कि सर्वोच्च न्यायालय जब आदेश पारित कर देगा तो काम हो ही जाएगा, पर क्या वाकई आपको नहीं लगता है कि इसमें बदलाव की जरूरत है? आज सर्वोच्च न्यायालय ने कल टिप्पणी की, हमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी जवाब तलब कर सके। संदर्भ लोग मान रहे हैं कि 2019 का विवाद है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के बीच में भिड़ंत हो गई थी। किस बात के लिए हो गई थी? चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर, प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में लेकर अशोक लवासा ने चाहा था उनकी आपत्तियों को आदेश का हिस्सा बनाया जाए। क्या आपको नहीं लगता है समय रहते अगर विधायिका अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगी तो लोकतंत्र के प्रति लोगों का भरोसा टूटेगा, कमजोर होगा? देखिए, इस देश में विधायिका ने भी अपना कार्य किया है और न्यायपालिका ने भी किया है। अगर सावादो प्रकरण पर विधायिका संशोधित कर सकती है तो विधायिका ने अपने उस कालखंड की सार्वभौमिकता को प्रमाणित किया जी। और अगर जगमोहन सिन्हा जी के द्वारा इंदिरा गांधी के इलेक्शन पिटीशन पर डिसीजन देने की बात आई तो न्यायपालिका ने भी बताया कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी जो है वो न्यायपालिका के इन नियमों और कानूनों के अंतर्गत कहीं से भी माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए न्यायपालिका, विधायिका, मैं नहीं मानता हूँ, समय समय पर चुनाव आयुक्त हो, इन तमाम संस्थाओं ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इस बात को बार बार प्रमाणित किया है कि हम जिस कार्य के लिए हैं उस कार्य को बखूबी निभाना जानते हैं। और इससे हो सकता है बहुत सारी चीजें होती है। अब लोगों का क्या है, लोग तो कल कहते थे भाई जो लोग ले आए आपका ईवीएम मशीन, अब ईवीएम मशीन में जीत जाते हैं तो बोलते हैं ठीक है, हार जाते हैं तो बोले ईवीएम मशीन खराब है। तो इन चीजों का ये लोकतंत्र है हमारा देश, उसमें चर्चाएं होंगी। राजनीतिक दलों के अपने अपने समयानुकूल अपनी अपनी व्यवस्थाओं और अवस्थाओं के अनुकूल वो टिप्पणियां करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, समय समय पे अपने कर्तव्यों का भी
उन्होंने बखूबी से निर्वहन अगर किया है। बखूबी से पालन किया है तो मैं देवेंद्र वर्मा जी आपसे सवाल करना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में ऐसी नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया प्रदान करने के लिए कानून बनाने की परिकल्पना की गई, पर किसी सरकार ने इस परिकल्पना को अंजाम नहीं दिया। प्रेम प्रकाश जी बता रहे हैं बहुत ईमानदारी से दायित्व का निर्वहन किया गया, एक प्रक्रिया तक का तो निर्माण नहीं किया, और दावा यह है कि ईमानदारी से काम किया गया। क्या कहते हैं वर्मा जी? नहीं, देखिए, जब कोई व्यवस्था कानून बना सकती है वो ठीक है, लेकिन संविधान में स्पष्ट उल्लेख है 324 में जी कि निर्वाचन आयुक्त सरकार नियुक्त करेगी। जी अब निर्वाचन सरकार ने नियुक्त करती आई है, सन 50 से ये निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करती आई है। एक बीच में सेशन आए, उन्होंने निर्वाचन आयोग का कोई की पहचान स्थापित की, और यदि कभी आवश्यक, देखिए, विधि वही बनाई जाती है जब सरकार को ऐसा लगता है कि किसी चीज में सुधार की आवश्यकता है और विधि बनाना उसके लिए आवश्यक है, तब सरकार उसको इनिशिएट करती है। सरकार को अभी तक ऐसा लगा नहीं, क्योंकि निर्वाचन आयोग का काम ठीक ठाक चल रहा है। हर निर्वाचन के बाद में सरकार, निर्वाचन आयोग विभिन्न आदेशों निर्देशों के अंतर्गत चुनाव सुधार की प्रक्रिया जारी रख रही है, और चुनाव ठीक तरीके से संपन्न हो रहे हैं, परफेक्टली संपन्न हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को नहीं लगा कि किसी प्रकार की कोई विधि बनाने की इस समय आवश्यकता है। जब ऐसा लगता है, विधि तभी बनाई जाती है जब कहीं कोई परेशानी हो, जब कहीं कोई ऐसा लगता हो कि नहीं, ये प्रक्रिया ठीक नहीं चल रही है। लेकिन यदि सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं, ये संपूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की संविधान के हिसाब से एक सदस्य से और अधिक 3 सदस्य या 5 सदस्य, यदि ऐसा करना लगा तो उन्होंने निश्चित तौर पर उसमें किया संशोधन। लेकिन मैं नहीं समझता कि बिना किसी आवश्यकता के कोई विधि बनाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। केवल देवेंद्र वर्मा जी, अब हम आखिरी टिप्पणी आपसे लेते हैं। आवश्यकता नहीं रही होगी, पर अब यह मामला जितना तूल पकड़ गया है, जिस प्रकार की टिप्पणियां सार्वजनिक हो रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ विचार कर रही है, क्या माने 72 साल बाद ही सही, अब निर्वाचन आयुक्त की एक विधिवत प्रक्रिया लिपिबद्ध होकर अस्तित्व में आ जाएगी? पूरी तरीके से तो ऐसा नहीं कहा जा सकता जी, कि केवल, क्योंकि अभी भी सरकार तो ये कह रही है कि हमारी प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है जी जिसे हम नियुक्ति कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है जी। तो अभी यही मानना है कि ये जो चल रहा है वर्तमान में ये ठीक है, क्योंकि अभी तो कॉलेजियल सिस्टम जो जजेस खुद की नियुक्ति खुद ही करते हैं, उसके ऊपर भी प्रश्न लगा रहा है। विधि मंत्री जी इसके संबंध में अनेकों अवसरों पर पिछले 2-4 महीनों में ये कह चुके हैं कि कॉलेजियल सिस्टम कैसा है, जिसमें जो जजेस हैं वो खुद ही अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहे हैं, और उसमें भी बहुत सी खामियां शुरू से लेकर अभी तक है और अभी भी आ रही है, क्योंकि कई जूनियर लोगों को और दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलता, क्योंकि ये पूरा निर्णय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही एक लिस्ट बनाते हैं, और जो बाकी के 4 सदस्य हैं वो कॉलेजियम में विचार करते हैं और नियुक्ति की वो प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो किसी भी प्रक्रिया को फुल प्रूफ नहीं कहा जा सकता। ये सरकार यदि चाहे तो निश्चित तौर पर इसमें कोई संशोधन करे, और अदरवाइज तो जो वर्तमान में जैसे सरकार का स्टैंड है कि वर्तमान में जो व्यवस्था है वो ठीक चल रही है, और उसी के ऊपर कायम मुझे लगता है कि सरकार रहेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई अलग से निर्देश न दे दे। तो सरकार का मन तो बदलाव करने का नहीं है, हम बातचीत के मन पे पहुंचे, और उसके पक्ष में एक सबसे बड़ी दलील जो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत साहब ने इस कार्यक्रम में दी कि भाई अभी तक चुनाव आयोग का कामकाज ठीक ही रहा है, देश ने चुनाव आयोग के कामकाज को स्वीकार किया है, चुनाव आयोग के द्वारा जो भी नतीजे दिए जाते हैं उन नतीजों को सभी राजनीतिक दल और जनता के द्वारा हमेशा स्वीकार किया गया है, जबकि दुनिया के अन्य देशों में किस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं। पर दूसरी तरफ ईमानदार बात यह भी है कि कहीं ना कहीं यह महसूस किया जा रहा है कि निर्वाचन आयुक्त के पद पर सरकार अपनी मंशा के अनुरूप अपने हितों का संरक्षण करने वाले लोगों को बिठाने की चाहत रखती है। द्वंद्व है। अब इस द्वंद्व के निराकरण के लिए राह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकलने की उम्मीद की जा रही है। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय इस नाजुक मसले पर क्या नतीजा लेकर देश के सम्मुख आता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि रहे 2-2 फरिश्ते साथ, अब इंसाफ क्या होगा। रहे 2-2 फरिश्ते साथ, अब इंसाफ क्या होगा।
किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। हरिचंद अख्तर ने यह बात कही है, लेकिन इस शेर के संदर्भ में शायर ने जो भी सोचा, पर चुनाव आयोग को बहुत सदस्य बनाते समय यह शेर ध्यान में रहा होगा, इसलिए इसको 2 सदस्य नहीं 3 सदस्य किया गया। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कोई भी बना रहे, चुनाव आयोग का फैसला तो बहुमत के आधार पर होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सम्मान के लिए है, फैसले के लिए बहुमत है। इस प्रक्रिया में हम चल रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में एक ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है जिसके संदर्भ में वो तमाम जिम्मेदार लोग हिस्सेदार बने, जिनके ऊपर इस देश में लोकतंत्र को बचाए और बनाए रखने की जिम्मेदारी है। अगर ये अपेक्षा है तो इसमें अनुचित क्या है, इस पर विचार होना चाहिए, या सरकार के भरोसे ही सब कुछ छोड़ दिया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में फैसला आप करें। और इसी के साथ मुझे दें इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सर प्रणाम।